नमस्कार साथियों, आज हम पार्सन्स के प्रकारवाद या उसके एजिल मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। पार्सन्स के प्रकारवाद के बारे में चर्चा करने से पूर्व हम पार्सन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। पार्सन्स का जन्म 13 दिसंबर 1902 13 दिसंबर 1902 को अमेरिका में हुआ था। पार्सन्स के द्वारा संरचनात्मक प्रकारवाद और सामाजिक व्यवस्था जैसे सिद्धांत दिए गए। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं कि पार्सन्स का एजिल मॉडल या पार्सन्स का प्रकारवादी सिद्धांत क्या है। तो पार्सन्स ने जीव विज्ञान के सावयववाद से प्रभावित थे। उनके अनुसार जीव की आवश्यकताओं का एक निश्चित क्रम होता है जिसको साइबरटेनिक्स पदक्रम पार्सन्स के द्वारा बोला गया। उसके अनुसार पार्सन्स का कहना है कि प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं होती हैं, फंडामेंटल प्री रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी व्यवस्था की। कोई व्यवस्था तभी जीवित रह सकती है जबकि उसकी कुछ फंडामेंटल प्रकारात्मक प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति की जाए। जब वह पूर्ति की जाएगी तब ही वह अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगी, तब ही कोई व्यवस्था अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। इस संबंध में पार्सन सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकताओं को का एक क्रम देते हैं। उसे पार्सन एजिल AGIL कहते हैं। यह एक प्रकार से व्यवस्था की 4 प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं। अब एक एक कर उनके चारों प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं का हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और ये समझ में हमें आएगा कि एजिल क्यों कहा गया इसको। सबसे पहले आता है अनुकूलन, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन अर्थात मानव का अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति के साथ अनुकूलन। प्रत्येक मानव की आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के साथ मानव को अनुकूलन करना पड़ता है। पार्सन्स का कहना है कि व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि भौगोलिक एवं भौगोलिक वातावरण के संसाधनों का पर्याप्त दोहन हो। जो संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, भौगोलिक संसाधन हैं, उनका पर्याप्त दोहन होना चाहिए जिससे कि अपने सदस्यों को कोई व्यवस्था भोजन, वस्त्र, आवास जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। क्या कहा? जो भी संसाधन हैं उनका उचित तरीके से अच्छे ढंग से दोहन होना चाहिए अनुकूलन में, जिससे कि व्यक्तियों की जो आवश्यकता हैं उनकी पूर्ति हो सके। एनर्जी की आवश्यकता है तो कोयले, पेट्रोलियम का शोधन होना चाहिए, सौर ऊर्जा का शोधन होना चाहिए। जैसे जैसे जहाँ जहाँ आवश्यकता है, गहनों की आवश्यकता है, दवाइयों की आवश्यकता है, औषधियों का यूज होना चाहिए। पार्सन्स का कहना है कि प्रत्येक समाज इसके लिए आर्थिक संस्थाएं होती हैं जो भारत में RBI, FCI, वित्त आयोग जैसी संस्थाएं इस कार्य को करती हैं। प्रत्येक समाज में कोई भी समाज है वहाँ पे आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए कोई ना कोई संस्था होती है और वो संस्था इन क्रियाओं को करती है कि किस तरीके से संसाधनों का, किस तरीके से भौगोलिक संसाधनों का जो हमें प्राप्त हैं प्रकृति के द्वारा यूज किया जा सके। पार्सन्स इस प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता की तुलना सावयव सावयव मतलब शरीर के वायु संबंधी आवश्यकता से करते हैं। जिस प्रकार हमें सांस लेना आवश्यक है, हमें ऑक्सीजन लेना आवश्यक है, वायु लेना आवश्यक है, उसी प्रकार आर्थिक उपव्यवस्था द इकोनॉमी, जिसको पार्सन द इकोनॉमी या आर्थिक उपव्यवस्था बोलते हैं, वह भी आवश्यक है। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो जीवन संभव नहीं है। मनुष्य कुछ मिनट में या कुछ सेकंड्स में मर जाएगा। इसी प्रकार से यह जो आवश्यकताएं हैं ये हमारी आर्थिक आवश्यकताएं हैं। अगर इनकी पूर्ति नहीं होगी तो हमारा जीवन संभव नहीं है। इसीलिए इसकी तुलना वायु से की गई है, सावयव के लिए वायु से की गई है। दूसरा पार्सन्स की प्रकारात्मक आवश्यकताओं के अंतर्गत वो आते हैं लक्ष्य निर्धारण, गोल अटेनमेंट। लक्ष्य निर्धारण, गोल, G आ गया, AG हो गया अपना। यह दूसरी प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता है जिसमें उपलब्ध संसाधनों के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है और प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था के अपने अपने कुछ लक्ष्य होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए योजनाओं की आवश्यकता होती है।
और योजनाओं बनाने का कार्य राज्य व्यवस्था करती है। इसी पार्सन्स का प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता को राज व्यवस्था, द पॉलिटी कहते हैं। क्या कहा पार्सन्स ने कि हमारी जो प्रकारात्मक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए संसाधनों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। हमारे कुछ संसाधन होते हैं कि वहाँ पर पेट्रोलियम पाया गया है, हमारे पास संसाधन है, हम उसका खनन करेंगे। ये नीतियाँ कौन बनाता है? ये नीतियाँ राजतंत्र बनाता है, सरकार बनाती है। इसी राज व्यवस्था को एजिल ने लक्ष्य निर्धारण माना है, जिसको द पॉलिटी बोलते हैं। एक प्रकारात्मक आवश्यकताएं अनुकूलन के रूप में हो गई, जो भौगोलिक रूप से हमें प्राप्त हैं। भौगोलिक रूप से हमें प्राप्त है, हमें उनका दोहन करना चाहिए एज ए वायु। अब ये आवश्यकताएं हमें प्राप्त तो हैं, लेकिन उनका दोहन कैसे करें, उनके लिए क्या नीति बनाएं, किस तरीके के साधन मीन्स प्रयोग करें कि उन संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन कर सकें। तो उसके लिए पार्सन्स क्या कहते हैं कि राज व्यवस्था है, वह व्यवस्था इस प्रकार की प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उपयुक्त दोनों प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं जो कि पहले बताई गई हैं, अनुकूलन और लक्ष्य निर्धारण, अपनी प्रकृति में लक्ष्यात्मक हैं और बाह्य भी हैं। लक्ष्यात्मक मतलब एक साधन होता है, एक लक्ष्य होता है, इसको अचीव किए जाते हैं कि हमें इन साधनों का प्रयोग करके और हमें इस मटेरियल का या इन संसाधनों का दोहन करना है। तो ये हमारे लक्ष्य हैं कि इन दोनों लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है। तो ये लक्ष्य हैं और बाह्य हैं, क्योंकि ये हमें बाह्य रूप से दिखाई देते हैं, बाहर दिखाई देते हैं। अर्थात लक्ष्यात्मक का तात्पर्य अनुकूलन एवं लक्ष्य प्राप्ति अपने आप में लक्ष्य है, ना कि साधन। अर्थव्यवस्था का कार्य व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति है। भौतिक अर्थव्यवस्था से भौतिक आवश्यकताएं पूर्ति होती है, अतः भौतिक आवश्यकताएं ही लक्ष्य हैं। जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वही आपकी लक्ष्य है। आपका क्या लक्ष्य है कि आपको पेट्रोलियम चाहिए, ये आपकी भौतिक आवश्यकता है, क्योंकि पेट्रोलियम से ही आजकल वाहन, ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र पेट्रोलियम, कोयला है। तो ये आपका क्या है? भौतिक लक्ष्य ही आर्थिक लक्ष्य है। इसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण भी लोगों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसी भी सत्ता का निर्धारण क्यों किया जाता है, सरकार क्यों बनाई जाती है? कुछ लक्ष्य होते हैं समाज के, हमें किस तरीके से संसाधनों का दोहन करना है, किस तरीके से संसाधनों का सही प्रयोग करना है। तो ये दोनों लक्ष्य होते हैं और बाह्य होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तीसरा आते हैं एकीकरण, इंटीग्रेशन, AGI, इंटीग्रेशन। व्यवस्था की निरंतरता एवं स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है कि सदस्यों के बीच सहयोगात्मक संबंध बना रहे। कोई भी व्यवस्था अगर चलानी है, संघर्ष तो होता ही है, लेकिन सहयोग की आवश्यकता है। अगर सहयोग नहीं होगा तो कोई भी व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकती। और सभी समाज में धर्म और कानून द्वारा यह कार्य किया जाता है, यह सब जानते हैं। धर्म एवं कानून के आधार पर ही समाज में नैतिक मूल्यों का विकास होता है, जिससे व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करते हैं नैतिक मूल्यों के कारण। अब ये बहुत शॉर्ट है, इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है। समाज में पारस्परिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, एकीकरण को बनाए रखने के लिए ये तीसरी प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता बताई है पार्सन्स ने। कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं जिनका माध्यम धर्म और कानून रहता है, जिससे व्यक्ति नैतिक होता है, आचरण में शुद्धता लाता है, जिससे लोगों में एकीकरण होता है और परस्पर सहयोग की भावना को जन्म मिलता है। अब लास्ट प्रकारात्मक आवश्यकता है यथा स्थिति, लेटेंसी, AGIL, लेटेंसी। इस प्रकार एजिल मॉडल पार्सन्स ने दिया है। पहले अक्षरों को लेकर एजिल बनाया गया है। इस प्रकार प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं द्वारा
दो कार्य किए जाते हैं कि यथास्थितिवादी प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं के द्वारा दो काम किए जाते हैं। वह दो काम हैं प्रतिमान अनुरक्षण, पैटर्न मेंटेनेंस। दूसरा है तनाव प्रबंधन। ठीक है, तनाव प्रबंधन को क्या बोलेंगे मुझे याद नहीं आ रहा अभी। प्रतिमान अनुरक्षण से तात्पर्य उन अपेक्षित व्यवहारों से है, ऐसे व्यवहारों से है जिनके पालन से कोई भी व्यवस्था सुरक्षित बनी रहती है। किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, प्रतिमान बनाए जाते हैं जिनका पालन करना होता है। ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे हैं, तौल में कम दे रहे हैं, चालाकी दिखा रहे हैं। हालांकि समाज में ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कुछ नियम बनाए जाते हैं और जिनकी अनुरक्षण मतलब रक्षा करनी पड़ती है। कुछ नियम होते हैं समाज के जिनकी रक्षा करनी पड़ती है। समाज की स्थिरता एवं निरंतरता हेतु आवश्यक है कि उसके प्रतिमान सुरक्षित बने रहें। अगर प्रतिमान सुरक्षित नहीं है, अराजकता फैल गई है, भ्रष्टाचार फैल गया है, जो चाहे वो है काम कर रहा है, तो वो व्यवस्था ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी और वो व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। इसलिए किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए, लंबे समय तक स्थिर रखने के लिए उसका अनुरक्षण आवश्यक है। इसीलिए पार्सन्स को यथास्थितिवादी भी कहते हैं, इसलिए इनका विरोध करते हैं, क्योंकि वह पार्सन्स उस व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करते हैं और इसीलिए वह प्रतिमान अनुरक्षण, प्रतिमानों को जिंदा रखने की बात करते हैं, उनका संरक्षण करने की बात करते हैं। जो नियम हैं, नैतिकता हैं, कानून हैं, मूल्य हैं जो समाज द्वारा बनाए गए हैं, उनकी रक्षा की बात करते हैं। और पार्सन्स का कहना है कि यह कार्य कौन करेगा? सोचने वाली बात है। परिवार, सबसे पहले परिवार ये काम करता है। परिवार सामाजिक नियंत्रण सिखाता है व्यक्ति को, किस तरीके से किससे आचरण करना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए। और दूसरा शिक्षा, शिक्षा के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सभी और समाज के लिए हितकर है। इन चीज़ों को परिवार और शिक्षा के माध्यम से सीखते हैं। तो प्रतिमान अनुरक्षण के दो माध्यम हैं, परिवार और शिक्षा। अब पार्सन्स का कहना है कि परिवार एवं शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा लोगों को नियमों से अवगत कराते हैं और नियम पीढ़ी दर पीढ़ी एक के बाद एक आगे हस्तांतरित होते रहते हैं। ये सब जानते हैं कि नियमों को परिवार द्वारा और शिक्षा द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जाता है। पार्सन्स के अनुसार किसी भी समाज में परिवार के दो कार्य होते हैं। अब पार्सन्स ने परिवार को पकड़ लिया। परिवार के कितने कार्य बताए हैं पार्सन्स ने? दो। बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। प्राथमिक समाजीकरण मतलब प्रारंभिक समाजीकरण, बच्चों को सिखाना किस तरीके से बच्चे खाना पीना जो सीखते हैं, लोगों को पहचानना सीखते हैं, रिश्तेदारों को सीखते हैं, ये हमारा कौन है, इस चीज़ों को सीखते हैं। ये प्राथमिक समाजीकरण है। और व्यक्तित्व का स्थिरीकरण, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व में आपके ठहराव आना चाहिए, स्थिर होना चाहिए व्यक्तित्व। ऐसा नहीं कि आपका जो मन आए वह कर रहे हैं, नियंत्रित व्यक्तित्व होना चाहिए। दो प्रकार बताए हैं पार्सन्स के द्वारा परिवार के। परिवार के क्यों बताए हैं? क्योंकि वह परिवार को प्रतिमान अनुरक्षण के लिए, प्रतिमान पैटर्न की रक्षा के लिए जरूरी मानते हैं। और यह क्यों मानते हैं? क्योंकि वह यथास्थिति, जो स्थिति है, वह मानते हैं कि व्यवस्था की आवश्यकता है कि यथास्थिति बनी रहे, जैसी स्थिति है वैसी स्थिति बनी रहे। यथास्थिति को बनाए रखने के लिए वह प्रतिमान अनुरक्षण की बात करते हैं। और प्रतिमान अनुरक्षण के तहत वो कहते हैं कि परिवार और शिक्षा ही दो ऐसी चीज़ें हैं जो प्रतिमान अनुरक्षण को बनाए रख सकती हैं। इसके तहत वह परिवार के दो प्रकार बताते हैं कि बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण किया जाए और व्यक्तित्व का स्तरीकरण किया जाए। इस आधार पर उनका कहना है कि परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। व्यक्तित्व, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, उस व्यक्तित्व से वह पहचाना जाता है। पार्सन्स का कहना है कि परिवार ही वह कारखाना है जहाँ से व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण होता है। और वास्तविकता में यह बात सच्चाई भी है
कि परिवार से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, निर्धारण होता है, पता चलता है कि परिवार से व्यक्ति को क्या संस्कार मिले हैं, वह समाज में उसी तरीके का व्यवहार करने का प्रयास करता है। पार्सन्स सामाजिक नियंत्रण की भी बात करते हैं, क्योंकि तनाव प्रबंधन, टेंशन मैनेजमेंट के लिए यह आवश्यक है। तनाव प्रबंधन के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। सामाजिक नियंत्रण की बात करी थी उन्होंने, पार्सन्स ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिमान अनुरक्षण और तनाव प्रबंधन की बात करी थी। अब जब तनाव प्रबंधन किस तरीके से हो, जब समाज में नियंत्रण होगा, जब सामाजिक नियंत्रण होगा, तब तनाव प्रबंधन किया जा सकता है। क्योंकि जब समाज में नियंत्रण है, किसी तरीके का अराजकता नहीं है, तो तनाव की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी। पार्सन तनाव प्रबंधन के भी दो तरीके बताते हैं, दो तरीके, 2 टाइप्स। संस्थागत समय सारणी एवं संस्थागत प्राथमिकताएं, इंस्टीट्यूशनल रूटीन एंड इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटीज। किसी भी संस्था की एक निश्चित समय सारणी होती है जिसके हिसाब से हमें कार्य करने होते हैं, और उसकी संस्थागत प्राथमिकताएं होती हैं। कोई भी संस्था ले लीजिए, जैसे परिवार की प्राथमिकताएं होती हैं, उसकी एक समय सारणी होती है कि कोई बंदा इस तरीके से उठेगा, इस समय ये होगा, फलाना फलाना, हर काम उसका डिसाइड रहता है कि इस तरीके से, और उसकी प्राथमिकताएं भी होती हैं। अगर कोई बच्चा है तो उसका ज़्यादा केयर करना है, ये परिवार की प्राथमिकता है। परिवार की प्राथमिकता है कि बच्चों का लालन पालन करें। मनोरंजन दूसरी चीज़ है, मनोरंजन प्राथमिकता में शायद थोड़ा पीछे रखी जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका पार्सन तनाव प्रबंधन का क्या बताते हैं कि सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए। सामाजिक नियंत्रण, अगर समाज में सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा, सामाजिक नियंत्रण का सबसे बड़ा साधन परिवार है। परिवार के द्वारा सामाजिक नियंत्रण सबसे पहले होता है। व्यक्ति पर दबाव बनाया जाता है कि आप ऐसा काम मत करिए, ये काम गलत है। मित्र मंडली द्वारा, दोस्तों द्वारा किसी की निंदा करना भी एक तरीके का सामाजिक नियंत्रण है। अरे ये आपने काम कर दिया, ये तो बहुत गलत काम है, तो ये सामाजिक नियंत्रण है। व्यक्ति को लगेगा कि हाँ मुझसे गलत हुआ, तो ये सामाजिक नियंत्रण। संस्थागत समय सारणी एवं संस्थागत प्राथमिकताएं, दूसरा सामाजिक नियंत्रण। ये तनाव प्रबंधन के 2 प्रकार हैं। अब तनाव प्रबंधन के बारे में पार्सन्स बात करते हैं, अंदर चलते जा रहे हैं, अंदर घुसते जा रहे हैं। तनाव प्रबंधन के बारे में पार्सन्स बात करते हैं और तनाव प्रबंधन के 3 तरीके बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं परसुलेशन। परसुलेशन मतलब अनुनय करना। अनुनय मतलब हाथ जोड़ना, ठीक है आप ऐसा कर लीजिए, कोई बात नहीं, आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप शांत बैठ जाइए, ऐसा मत करिए, या आप उस बंदे को परेशान मत करिए, या आप यह काम मत करिए, इससे सभी का, पूरे समाज का नुकसान हो रहा है। अनुनय विनय करना पहला तरीका बताया है। दूसरा अलगाव बताया है, इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब अलगाव की स्थिति, किसी व्यक्ति से खुद को अलग कर लेना। नहीं मान रहा वो व्यक्ति, कोई परिवार में सदस्य ऐसा है, नहीं मान रहा, अपने मन की कर रहा है, तो क्या किया जा सकता है, उससे अपने को अलग कर लो। उससे अपने को अलग कर लिया, लेकिन कई खिलाड़ी लोग होते हैं ऐसी स्थिति में भी नहीं मानते हैं। तो लास्ट स्थिति पार्सन्स बताता है आइसोलेशन, पृथक्करण। मतलब उस व्यक्ति को अलग ही कर दो, हमें इस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, वो जो करे जैसा करे उसकी जिम्मेदारी है। ये सामाजिक नियंत्रण के 3 प्रकार पार्सन्स ने बताए, 3 तरीके पार्सन्स ने बताए हैं। अनुनय मतलब आग्रह विनय करना, दूसरा अलगाव, उस व्यक्ति से अलग हो जाना, और तीसरा आइसोलेशन या पृथक्करण, उस व्यक्ति को अलग कर देना, उसको जो करना है, जैसे करना है वो करे। इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पार्सन्स का मुख्य उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है। पार्सन्स क्या कहते हैं,
वर्तमान अनुरक्षण यथास्थिति में रहना चाहते हैं। यथास्थिति, चौथी उनकी आवश्यकता है यथास्थिति, जैसी स्थिति है वैसी ही बने रखना चाहते हैं। उसके लिए वो वर्तमान अनुरक्षण की बात करते हैं। वर्तमान अनुरक्षण वो परिवार और शिक्षा के द्वारा बताते हैं। फिर परिवार के भी वो दो प्रकार बताते हैं कि परिवार के क्या क्या प्रकार हैं, उनकी बच्चों की प्राथमिक समाजीकरण और व्यक्तित्व का स्थिरीकरण। उसके तहत भी पार्सन्स बताते हैं, दूसरा बताते हैं कि तनाव प्रबंधन भी आवश्यक है यथास्थिति बनाए रखने के लिए। अगर तनाव समाज में पैदा हो गया तो यथास्थिति आप बना नहीं सकते। तनाव पैदा हो गया तो निश्चित संघर्ष पैदा होगा, इसलिए तनाव को रोकना चाहते हैं पार्सन। और तनाव को रोकने के लिए दो तरीके बताते हैं, संस्थागत समय सारणी और संस्थागत प्राथमिकताएं तय हैं। प्रत्येक संस्था की अपनी प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं के हिसाब से संस्थाओं को काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई संस्था है परीक्षा के समय क्लासेस लगवा रहा है तो निश्चित रूप से तनाव पैदा होगा। एक निश्चित समय सारणी है, आपकी प्राथमिकता जिस समय आप अगर कोई टीचर हो तो आपकी प्राथमिकता वहाँ पर एक गुरु की है। अगर आप वहाँ पे प्राथमिकता अपने पिता होने को दे रहे हैं तो वहाँ गलत हो जाएगा, वहाँ तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए किसी भी संस्था के जो संस्थागत समय सारणी है और संस्था की प्राथमिकताएं उनके अनुसार ही हमें चलना होता है। दूसरा वो बताते हैं कि सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। अगर समाज में नियंत्रण नहीं होगा तो व्यक्ति तो स्वच्छंद होगा और उसको जो मन करना होगा वह करेगा। इसके सामाजिक नियंत्रण को करने के लिए पार्सन्स 3 तरीके बताते हैं, अनुनय, अलगाव और पृथक्करण। इस कारण पार्सन्स उसी व्यवस्था को, जैसी व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहते हैं, लंबे समय तक चलाए रखना चाहते हैं। पार्सन्स व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते हैं। इस कारण पार्सन्स को यथास्थितिवादी कहा जाता है। वह जैसी स्थिति है वैसी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। इस कारण पार्सन्स का विद्वानों में विरोध भी होता है कि वह परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। पार्सन्स कह रहे हैं जैसी स्थिति है वैसी बनी रहे, जिसको कि विद्वान गलत मानते हैं। आगे चलते हैं। पार्सन्स को यथास्थितिवादी कहा जाता है। साथ ही आई और एल प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं की प्रकृति साधनात्मक है और आंतरिक है। साधनात्मक मतलब ये मीडियम के रूप में यूज होते हैं। क्या क्या? एकीकरण और यथास्थिति। एकीकरण कभी किसी को दिखाई नहीं देता, नियम धर्म के द्वारा, नैतिकता कानून के द्वारा यह एकीकरण स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। इसी प्रकार यथास्थिति भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि यथास्थिति में क्या किया जाता है, वर्तमानों का संरक्षण किया जाता है और तनाव प्रबंधन किया जाता है। और यह परिवार